नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू बाला में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे अभी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चल रहा है अलग अलग पब्लिकेशंस का। तो आज हम देखेंगे खान सर की पुस्तक से न्यू प्रैक्टिस सेट जो है, इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हमने सेट नंबर 2 कंप्लीट करा रखे हैं। 1 और 2 आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने इसका बना दिया है, आप वहाँ पे जाके वीडियो को देख लेंगे, अच्छे से पूरा क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। और आज हमारा ये सेट नंबर 3 है, इसमें अपडेटेड करेंट अफेयर्स भी है, मैथ के भी क्वेश्चन है, साइंस के भी क्वेश्चन है और जीके तो है ही। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे चैनल से एमसीक्यू वाला से जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सेट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, टार्डीग्रेड किससे संबंधित है? तो यह एक चंद्रमा पर इजरायली मिशन है। ऑप्शन ए। ये क्या था? ये इसको पानी के भालू के रूप में भी जाना जाता है। ये ना लगभग 150 से लेकर और शून्य तापमान तक यानी 0 डिग्री सेल्सियस तक ये जीवित रह सकता है। इसको इजराइल का एक अंतरिक्ष यान एनबरसेट पर भेजा जा रहा था, जो कि चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और ये क्या होता है? ये एक सूक्ष्म जीवी होता है। ये पृथ्वी पर सबसे कठिन और सबसे लचीला है, जो कि अत्यधिक गर्म और ठंडे तापमान में की स्थिति में रह सकता है। टार्डीग्रेड, इसको आप ध्यान में रखेंगे, टार्डीग्रेड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्रीट द्वीप अवस्थित है। तो ये कहाँ पे है? ये है भूमध्य सागर। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि क्रीट द्वीप जो है ये भूमध्य सागर में स्थित है। यह ग्रीक द्वीपों का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी सक्रियता के लक्षण के कारण चर्चा में रहा। यह ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये इंडोनेशिया में है। ऑप्शन ए। देखते एक्सप्लेनेशन को कि माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी जो है उत्तर सुमात्रा इंडोनेशिया में अवस्थित है। और इंडोनेशिया जो है रिंग ऑफ फायर पर स्थिति होने के कारण कई सक्रिय ज्वालामुखी का जो ये घर है, और यहाँ पे लगातार भूकंप वगैरह भी आते रहते हैं। और द रिंग ऑफ फायर दुनिया के लगभग 75% ज्वालामुखी और लगभग 90% भूकंपों का घर है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे कि लगभग 75% जो ज्वालामुखी है ये रिंग ऑफ फायर। और सभी ज्वालामुखी जो होते हैं वो विस्फोटक नहीं होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो ज्वालामुखी 2 तरह का होता है, एक सक्रिय और एक असक्रिय। क्वेश्चन नंबर 4, छात्र उद्यमिता कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन को कि डेल टेक्नोलॉजी के सहयोग से अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ने अटल टिकरिंग लैब से युवा इनोवेटर्स के लिए छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 2.0 को लॉन्च किया है। कौन किया? नीति आयोग। यह छात्र नवाचारियों को डेल स्वयं सेवकों के साथ मिलकर काम करने की अनुमति देगा। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये प्रोग्राम कब से लागू हुआ? तो 1 जनवरी 2019 से चालू किया गया। इसको भी ध्यान में रखेंगे। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मेघालय की मौसमई गुफा में जियोरिशा मौसमईश नामक प्रजाति की खोज की गई है। यह निम्न में से किससे संबंधित है? ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति। ऑप्शन ए। ये जो लाइन है सेकंड वाला कि नई प्रजाति अपने शैल आकारिकी में जियोरिशा सरिता उसी जीन का एक सदस्य, जिसे 1851 में खोजा गया, से अद्वितीय है, जो सेल के आकार की भिन्नता सहित 4 प्रमुख सर्पिल स्ट्राइप्स के साथ इनके शरीर पर मौजूद होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। घोंघा होता है, इसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, धान की फसल का ब्लास्ट रोग किस फंगस के कारण होता है? तो ये होता है मैंगापोर्थ ओरिजा। ऑप्शन ए। यह रोग आमतौर पर उन क्षेत्रों में धान की फसल को प्रभावित करता है जहां पे मिट्टी में नमी कम होती है, लगातार और लंबे समय तक बौछादार बारिश होती है और दिन में तापमान कम होता है। तो इस लाइन को भी ध्यान में रखेंगे। और कुछ दिया हुआ है कि जैसे दिन रात के तापमान के अधिक अंतर के कारण पत्तियों पर ओस की बूंदें जमा रह जाती है, इस प्रकार अपेक्षाकृत ठंडा तापमान इस रोग के विकास का कारण बन जाता है। देखते क्वेश्चन नंबर 7, मत्स्य 6000 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये मानव युक्त पनडुब्बी। ऑप्शन ए।
और देखते एक्सप्लेनेशन को कि समुद्री यान मिशन क्या था। ये भारत का पहला अद्वितीय मानवयुक्त महासागर मिशन है जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना है। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और यह गहरे पानी के नीचे अध्ययन के लिए 3 व्यक्तियों को मत्स्य 6000 नामक मानवयुक्त पनडुब्बी में 6000 मीटर की गहराई तक भेजा जाएगा। मत्स्य 6000 मिशन के तहत 3 व्यक्तियों को 6000 मीटर, इसलिए इसमें 6000 जुड़ा हुआ है, इसको ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 8, आगा खान के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों से के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो ये मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, ऑप्शन डी। अब देखते एक्सप्लेनेशन को कि आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय एवं स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की और इसी के बाद 1909 में मॉर्ले मिंटो एक्ट आएगा और इन लोगों को निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन के कारण 1905 में, और इसी के बाद विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो वादी चाहते थे ये पूरे देश में हो और नरमवादी चाहते थे कि ये सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहे, तो इसलिए इसका विभाजन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गया? सेम क्वेश्चन, ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन। अभी हमने बताया कि 1907 में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस कर रहे थे। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1885 में हुआ था। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में आयोजित हुआ था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 11, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बनी थी? तो ये कब बना था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन ए। 12 नंबर, बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है? तो ये जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अच्युत पटवर्धन को, यूसुफ मेहर अली को, अशोक मेहता को। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि 1932 से 34 के दौरान युवा कांग्रेस जनों ने के एक वर्ग ने कांग्रेस के भीतर ही रहकर संगठन को वामपंथ की ओर प्रेरित करने के लिए समाजवादी पार्टी बनाई, जिसके प्रमुख सदस्य जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली, अशोक मेहता, मीनू मशाने थे। इस पार्टी ने देश में समाजवादी विचारधारा का प्रचार किया। तो इसको ध्यान में रखेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया, तो ये कौन थे? ये सी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन बी। ये भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर थे 1948 से 50 तक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में कौन हुआ था? तीसरा हुआ था। टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 हुए थे, 1930, 1931 और 1932। पूछे कि कांग्रेस किस में भाग लिया था? तो वो गोलमेज सम्मेलन 2 में। और तीनों में कौन भाग लिया था? तो तीनों में लिए थे BR अम्बेडकर और जतिन सप्रू। क्वेश्चन नंबर 15, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में ये कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन नामक संस्थान की स्थापना की गई थी। और इन्होंने बंगाली नामक एक समाचार पत्र भी निकाला था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। जनरल डायर को लंदन में किस व्यक्ति ने गोली मारा था? तो ये सरदार उधम सिंह। विक्की कौशल का एक मूवी भी है सरदार उधम सिंह। और ये किस लिए मारा गया था इनको गोली, जनरल डायर को? तो ये 1919 में जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें इसी के आदेश पे गोली चलवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, इनको बोला जाता है गरम दल का नेता। ये देखिए नीचे दिया है कि अन्य सहयोगी लाल बाल पाल थे। 18 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि 9 सितंबर को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें, उपयुक्त राज्यों में से किसमें उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल, अंडमान एंड निकोबार। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। तो
तो ऑप्शंस हैं कि केवल ए, केवल 2, 3 और 4 और कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, ऑप्शन डी। ये जो है सदाबहार उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर होती है, जैसे कि पश्चिमी घाट पे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब इसी में आते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन में। तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। कार्डमम पहाड़ी, कोरोमंडल तट, क्या बोल रहा है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? अच्छा, कैमूर की पहाड़ी, कोंकण तट, महादेव की पहाड़ी मध्य भारत, मिकिर की पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत। तो देखते हैं कहाँ ये, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि सभी सुमेलित है। कार्डमम की पहाड़ी केरल के दक्षिणी पूर्वी तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी भागों के बीच जो है स्थित है। कैमूर की पहाड़ी जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव की पहाड़ी मध्य भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। और मिकिर पहाड़ियाँ ये पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में स्थित है। मिकिर, भूमन, रेगमा ये सब असम में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में फसल सघनता है तो ये कितना है? 1.43%, ऑप्शन ए, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, सितंबर 21 में किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की ये सीएम योगी आदित्यनाथ का शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण विकास की योजना को पूरा फोकस है। इसी को तेजी देने के लिए सीएम योगी ने ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थापना विकास के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वार्ट्जाइट्स कायांतरित होता है, ये होता है बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये है ऑप्शन डी, सेला दर्रा। ये कहाँ पे है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला और सेला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, चांगला जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 25, कजाकिस्तान की नई राजधानी है तो ये है नूर सुल्तान, ऑप्शन बी। 26, नागरिकता के अर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट ए, प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में स्वतंत्रता के समय या उसके पश्चात जन्म हुआ हो भारत का नागरिक होगा, सही बात है। कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर 26 जनवरी 1950 को था, उसके पश्चात जन्मा था, जन्म से ही भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता या पिता में से कोई एक जन्म के समय भारत का नागरिक था, ये भी सही है। यदि कोई नया क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो वहाँ के निवासी स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। और ये अधिनियम कब का है? ये 1955 का है, नागरिकता संशोधन अधिनियम। और जैसे कि लास्ट वाला जो ऑप्शन था कि भारत के क्षेत्र में कोई मिल जाएगा, तो जैसे कि गोवा मिला था 1961 में, 1962 में पुडुचेरी, तो वहाँ के नागरिक स्वयं यहाँ के नागरिक हो गए थे। 27 नंबर, भारत की संसद के सामूहिक विशेषाधिकार है तो कूट ए है, संसद की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार, सही है। सदन के बाहरी व्यक्तियों को अपवर्जित करने का अधिकार, ये भी सही है। आंतरिक विषयों को विनियमित करने का अधिकार, तो ये भी सही है। और कूट 4 है कि विशेषाधिकार भंग के लिए अपने सदस्य को दंड देने का अधिकार, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, सभी सही है। और ये सब अधिकार इनको प्राप्त होते हैं अनुच्छेद 105 के सब क्लॉज 3 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर, ऑप्शन बी। पहले कब मनाया जाता था? ये 7 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन अब मनाया जाता है 8 सितंबर को। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का सही पदानुक्रम क्या है? तो ये है लोकसभा का अध्यक्ष, उसके बाद लोकसभा का उपाध्यक्ष, अगर ये भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, और नहीं तो सदन के द्वारा तय किया हुआ कोई भी व्यक्ति कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, शून्य काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उल्लेख संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही के नियमों में है। तो और कूट 2, इस काल के दौरान कोई विषय उठाने के लिए पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है, सही बात है। यह समय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है। तो और कूट 4 है कि यह संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक का पहला घंटा होता है। तो देखते हैं कौन सा सही है। तो इसमें दिया हुआ आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक,
एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सही है। कि प्रश्न काल के विपरीत शून्यकाल का संसद की किसी भी सदन की कार्यवाही में वर्णन नहीं है। यह एक अनौपचारिक काल होता है जिसमें सदन सदस्य के बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न तथा मुद्दे को उठा सकता है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद प्रारंभ होता है तथा जब तक मुद्दा समाप्त नहीं हो जाता यह समाप्त नहीं होता है। और शून्यकाल संसदीय कार्यवाही में भारत का आविष्कार है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये भारत का आविष्कार है और ये 1962 से प्रारंभ में आया है। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा शून्यकाल के बारे में अच्छे से। 31 नंबर, कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो ये है क्यूबा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, सही बात है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 29 में निर्वाचन संबंधित उपमन दिए गए, ये भी सही बात है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक अपने पद पे बने रहते हैं, तो ऐसा नहीं है इनका मतलब प्रसाद प्रयत्न तो है लेकिन इनको जो है वो महाभियोग से हटाना होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 से अधिक, ये सही बात है कि भाग 15 में है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान में अंतविष्ट मूल कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। देखते हैं ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि मूल कर्तव्य रीट अधिकारिता के माध्यम से परिवर्तित किए जा सकते हैं। कूट 2, मूल कर्तव्य संविधान के अंगीकरण के समय से इसका एक भाग है। मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की संतुतियों के अनुसार संविधान का एक भाग बना। तो ये बात सही है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको जोड़ा गया था भाग 4 के क में और आर्टिकल 51 का क, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 34 नंबर, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन। इसके तहत जो वोटिंग का अधिकार था वो 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान में 1976 में 42वें संशोधन के तहत कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो ये लोकतांत्रिक नहीं जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया था, बाकी लोकतांत्रिक पहले से था। क्वेश्चन नंबर 36, किलिमंजारो है, किलिमंजारो क्या है? तो किलिमंजारो जो एक ज्वालामुखी है और एक पर्वत भी है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। और इसकी समुद्र तल से जो है ऊंचाई जो है यह है 5895 मीटर। और ये है किस देश में? ये है तंजानिया। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो ये है अफ्रीका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, संसार की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो ये पामीर का पठार। तो ये इस ऑप्शन में कहीं नहीं दिया था, इसको काट के कर लेंगे, पामीर का पठार। इसको संसार का छत कहा जाता है जो कि मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख पठार एवं पर्वत है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये पाया जाता है नवीन मोरदार पर्वत, ऑप्शन बी। हिमालय भी क्या है? एक नवीन मोरदार पर्वत है और सबसे ऊंची चोटियां भी यहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो ये है आल्प्स, ऑप्शन डी। ऑप्शंस गलत दिया हुआ है यहाँ पे, आल्प्स नहीं हो जाएगा, ये एंडीज हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में एंडीज है तो आंसर एंडीज ही होगा कि एंडीज पृथ्वी की सतह पर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि दक्षिण अफ्रीका की पर्वतमाला। इसकी कुल लंबाई 7200 किलोमीटर है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये आल्प्स नहीं होगा, ये एंडीज ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, पेनाइन, अल्पेशियन और अरावली उदाहरण है? तो ये किसके उदाहरण है? ये पुरानी पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी। 42, दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास में मैदान का क्या नाम है? तो ये नाम है पंपाज, ऑप्शन डी। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसको ध्यान में रखेंगे।
ये मुख्य रूप से कहाँ पे पाया जाता है? ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को नखलिस्तान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो को, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। 44, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा तत्व वैदिक सभ्यता में नहीं पाया जाता है? तो ये विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं, क्योंकि वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी, इसको ध्यान में रखेंगे। जहाँ का अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? पशुपालन और कृषि था। क्वेश्चन नंबर 45, प्राचीन भारत की प्रमुख मानव निर्मित झील गिरनार के निर्माण तथा मरम्मत से कौन संबंधित नहीं था? चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, अशोक और समुद्रगुप्त। तो कौन संबंधित नहीं था? तो ये समुद्रगुप्त संबंधित नहीं था। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक द्वारा गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया गया, जहां चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया, वहीं अशोक द्वारा इसके चारों नहरों का निर्माण कराया गया। शक शासन रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इन दोनों के कार्यों की पुष्टि भी होती है तथा रुद्रदामन द्वारा इस झील की मरम्मत किए जाने का पता चलता है, जबकि गुप्त शासक समुद्रगुप्त का इससे कोई संबंध नहीं है। 46, ई लॉट्स का संबंध है, तो यह है शिक्षा विभाग से, ऑप्शन ए। ये क्या है? एक बिहार टीचर वेबसाइट है, यहाँ इसको ध्यान में रखेंगे। 47, उत्तर भारत का पहला बायोडिजिटल रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है पटना में, ऑप्शन सी। 48, ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? तो ये है मिस्र, ऑप्शन ए। ये जो है अमेरिका सहित लगभग 21 देशों की भागीदारी होगी इस अभ्यास में, और इसका पहला अभ्यास जो था 1980 में किया गया था मिस्र और इजराइल के बीच। 49, बिहार के किस शहर को हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है राजगीर, विक्रमशिला और बोधगया को, ऑप्शन डी हो जाएगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है, तो ये हो जाएगा विखंडन प्रक्रिया के द्वारा, ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं इसके बारे में कि ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है। एक परमाणु रिएक्टर होता है जो खपत से अधिक विखंडनीय सामग्री उत्पन्न करता है, इसलिए इससे जो होता है बिजली ज़्यादा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 51, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो ये जो होता है वो लगभग 400 से 700 nm परास में दिखता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 52, पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? तो ये किया गया था 11 मई 1998, ऑप्शन सी। पोखरण कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। और पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1974 में, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 53, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो ये होती है तरंग एवं कण दोनों के समान, ऑप्शन डी। लाइट जो है वो डुअल नेचर का होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसकी स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रडार का आविष्कारक कौन था? तो ये रॉबर्ट वॉटसन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस लगे होते हैं? तो उसमें लगे होते हैं उत्तल लेंस, ऑप्शन बी। उत्तल लेंस का प्रयोग और क्या करते हैं? दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु भी किया जाता है, और इसका प्रयोग दूरबीन में भी किया जाता है, और साइड मिरर में जो कि होता है वो भी उत्तल लेंस ही होता है। 56 नंबर, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला था? तो ये मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव, E = mc², बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था। 57, पीतल निम्न की मिश्र धातु है, तो पीतल किसकी मिश्र धातु है? ये है तांबा एवं जस्ता की, ऑप्शन सी। तो नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिससे क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है कि समस्थानिक आइसोटोप एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु भार अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं।
इसमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग रहता है। समस्थानिक का क्या अर्थ है कि समान स्थान होना चाहिए, इसको ध्यान में रखेंगे। समस्थानिक यानी कि एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास अलग अलग हो। 59 भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन का जो उदाहरण हो जाएगा इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। यानी फिजिकल चेंज, मतलब दोबारा भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन केमिकली में क्या, एक बार चेंज हो गया तो दोबारा नहीं आ सकता है। तो पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सही बात है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये सब जो है ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये सब एक केमिकल रिएक्शन है। फिजिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पानी में चीनी का घुलना। 60 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो ये होता है बीटा कण में, ऑप्शन सी बीटा कण। अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव कण होता है अल्फा। 61 क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो ये होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, ऑप्शन डी। सब साइंस का वर्ड है, इसको ध्यान में रखेंगे। 62 निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो होता है वनस्पति तेल, ऑप्शन ए। साबुन बनाने में प्रयोग में आता है वनस्पति तेल। इन सबको याद रखना है। 63 निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो ये कौन थे? दीवान मनीराम दत्त, ऑप्शन सी। 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण क्रांति थी भारत के इतिहास में, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। वीडी सावरकर ने इसको क्या कहा था? तो ये कहा था भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। 64 विश्व हाथ स्वच्छता दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 मई को। इसका विषय क्या है? सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को, ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर डे। इसकी औपचारिक घोषणा कब हुई थी? 1891 में औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। 64 नंबर, पंचायती राज दिवस। आप जैसा कि देख रहे होंगे कि दिवस से ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लगभग आप हमारे YouTube चैनल पे जितने भी तरह के सेट करवाए जा रहे हैं, चाहे रुक्मणी पब्लिकेशन का हो, खान सर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, चाहे ये सेट हो, सब में दिवस से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग को दिवस भी याद रखना होगा। तो आप लोग अच्छे से पूरे वीडियो को एनालाइज करिए, पूरे देखिए, सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए दोस्त, ज़्यादा देर नहीं करिए, तो ये एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल, ऑप्शन ए। एक और क्वेश्चन है दिवस से कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ऑप्शन ए। 68 नासा के छोटे हेलीकॉप्टर का निम्नलिखित में से क्या नाम है जिसने मंगल ग्रह के लिए उड़ान भरी है? तो ये इंजेन्युइटी, ऑप्शन ए। ये सब करेंट का क्वेश्चन है। नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन बनी है? तो ये महाराष्ट्र की प्रियंका मंगेश मोहिते। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, प्रियंका मंगेश मोहिते। 70 नंबर, राम, रमेश और रमन ने कुल 2340 रुपये कमाए। राम और रमेश के बीच की कमाई का अनुपात 3:4 है तथा रमेश और रमन के बीच कमाई का अनुपात 2:3 है। तो रमन ने कुल कितने रुपए कमाए? देखते हैं आंसर। राम, रमन और क्या है, राम, रमेश, रमन 3:4 था और रमेश रमन का 2:3 था। तो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं, ये एक ट्रिक है। तो यानी 3, 4, 6। अब क्या पूछा है? रमन द्वारा कमाया गया रकम। तो टोटल में ना, इसको टोटल में रमन का कितना है? तो रमन का हो जाएगा 6। तो 6/13 और 2340 में से 1080। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 71, एक आदमी ने साधारण ब्याज पे, आपको ये अगर क्वेश्चन बनाना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आप ले लीजिए, आंसर के सहित ले लीजिए। चलिए, एक आदमी ने साधारण ब्याज पर 800 रुपये लगाए, जिसमें 4 वर्षों के बाद वह मूलधन बढ़कर 940 हो जाता है। अगर ब्याज की दर 2.5% रुपये है तो मिश्र धन 3 वर्षों बाद कितना हो जाएगा? तो वार्षिक ब्याज दर कितना है? 940 में से 800 गया तो 140, 4 साल पे, यानी 35/8। अब ब्याज दर प्रश्न अनुसार क्या दिया है? बढ़ने पर, तो ये 35/8 और 5.5% क्वेश्चन में दिया हुआ, तो यानी 55/8 और 3 वर्षों बाद मिश्र धन क्या हो जाएगा? तो 800 रुपये तो था ही, अब इन 800 पे 55/8 का ब्याज मिलेगा 3 वर्षों का, और ये PRT लगा दिया गया यहाँ पे, और इसमें जोड़ दिया गया है अमाउंट में, प्रिंसिपल में। अमाउंट इज इक्वल टू ना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल में ये इंटरेस्ट जोड़ दिया गया, तो आ गया 965। 72 नंबर, एक 8 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती 2 घंटे में 3 सेंटीमीटर की दर से जल रही है। एक दूसरी मोमबत्ती जिसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है 3 घंटे में 2 सेंटीमीटर की दर से जल रही है। तो कितने समय बाद दोनों मोमबत्तियों की लंबाई एक समान हो जाएगी? तो मान लेते कि x घंटे बाद दोनों की लंबाई समान हो जाएगी। तो प्रश्न अनुसार क्या दिया हुआ है कि जो 8 सेंटीमीटर वाला है वो इतने घंटे जलेगी, तो ये हो जाएगा 11/2 माइनस 2x/3, और इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया? तो ये आ गया, x को सॉल्व किया तो इक्वेशन को सॉल्व करने पर x 3 घंटा आ गया, तो 3 घंटे बाद दोनों की हाइट बराबर हो जाएगी। बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन है और इसका ये है कि जो अंदर में होता है ना डिजिट, वही उसका मान हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 75, 5, 3, 4 की एक टंकी 6 समान पाइपों द्वारा 20 घंटों में खाली हो सकती है, तो एक पाइप से प्रति घंटे निकले पानी का आयतन क्या होगा? तो ये है 500 लीटर। देखते एक्सप्लेनेशन को। 1 घन मीटर 1000 लीटर, टंकी की आयतन 60 यानी 60,000 लीटर, 6 पाइपों द्वारा 1 घंटे में निकाला गया पानी, तो 60,000/20 यानी 3000, और एक पाइप के द्वारा निकाला जाएगा तो 3000/6 यानी 500 लीटर। सही। HIV द्वारा होने वाला रोग है वो है एड्स, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी, चेचक। ऐसा आपको हमने एक सेट में करा रखा है डिजीज़, तो आप उसको भी देख लेंगे। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हाइड्रोफोबिया। इसमें क्या होता है ना कि लाइट वाइट से डर लगने लगता है, पानी से डर लगने लगता है, ये सब होने लगता है। 78, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया गया? तो ये इस बार, अच्छा, तो ये एक सम्मान था। अच्छा, बिहार केसरी, ये तो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, और बिहार में बिहार केसरी अवार्ड भी दिया जाता है। 2023 में खान सर को मिला है और शारदा सिन्हा को मिला है। सबको आप ध्यान में रखिएगा, जिनका सेट आप कर रहे हैं उनको बिहार केसरी अवार्ड मिला है दोस्त। कुछ तो खास बात है ना। 79, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो ये 45.85% लेकर 2000 में झारखंड राज्य बना है। निम्नलिखित जीवों में से कौन उत्तर पूर्व भारत के लिए स्थानिक है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। हैदराबाद में CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान परिसर में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए। 82, भारत ने किस INS से ब्रह्मोस मिसाइल के समुद्र से समुद्र संस्करण का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? INS विशाखापट्टनम। 83, भारत और UK मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये मुक्त व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य 2030 तक भारत और UK के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है। सही बात है, और ये वार्ता जो ये 17 जनवरी से शुरू हुई है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी। 84, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने की सहमति व्यक्त की है? तो ये डेनमार्क के साथ। यह कार्य योजना 2020 से 2025 के रूप में आएगा भारत के अंदर। 85, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन किस शहर में खोला जाएगा? तो ये
गुरुग्राम में खोला जाएगा, हरियाणा की में गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में। 86 निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के तहत एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ये है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी। 87 अटल बिहारी वाजपेयी इंडियाज़ मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सागरिका घोष, ऑप्शन डी। ये सब करेंट का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसमें, लेकिन कुछ है नहीं एक्सप्लेन, करेंट में क्या एक्सप्लेन करना। 88 भारत ने किस देश के साथ 3 द्वीपों पर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये श्रीलंका के साथ, ऑप्शन डी। लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स के लेखक कौन है? तो ये है रशीद किदवई, ऑप्शन ए। नाबार्ड द्वारा माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये लेह में, ऑप्शन बी। 91 किर्गिस्तान के में आयोजित अंडर 23 एशियन कुश्ती प्रतियोगिता में दीपक पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन सी। स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है श्रीनगर में, ऑप्शन डी। 93 किसने भारत नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोक विक्रांत सौंपा है? तो ये है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी। और ये 28 जुलाई 2022 को भारतीय सेना को समर्पित हुआ है। और ये कुल 262 मीटर लंबा विमान वाहक पोत। किसने लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपैल नरगम डस्टन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये दलाई लामा को, ऑप्शन डी। विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर, ऑप्शन बी। और ये लगभग एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है? तो ये असम सरकार के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए। 97 किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी। 49 तेहरान में 14वीं एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ये कोरिया को हराकर, ऑप्शन बी। अब है लास्ट क्वेश्चन कि किसने राजस्थान में पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का परीक्षण किया है? तो ये DRDO के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए। मेरा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने बेल्जियम F1 ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टापेन, ऑप्शन बी। तो आज ही हमारा तीसरा सेट कंप्लीट होता है, तो कल हम मिलेंगे एक चौथे सेट में, सेट नंबर 4 में। तो तब तक के लिए आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करिए, अच्छे से देखिए, रोक की वीडियो को, एक एक क्वेश्चंस को, नहीं होगा तो नोट करिए। क्या है ना कि PDF में आपको याद नहीं होगा, अपने लिखे हुए चीज़ों पे ना ज़्यादा फोकस होता है और ज़्यादा अच्छे से याद होता है। PDF फ़ोन में ही रह जाता है। तो वीडियो को देखिए, जहाँ डाउट लगे उस चीज़ को लिख लीजिए, जो याद नहीं रहता है उससे आपको क्या होगा, तैयारी और बेहतर होगा कि जब भी आप पलटेंगे आपका लिखा हुआ है वो आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो PDF के चक्कर में नहीं रहना है, आपको चीज़ों को याद रखना है। PDF में तो बहुत चीज़ें हैं लेकिन आपको याद रखना है, तो इसलिए आप वीडियो को देख के अच्छे से याद रखिए। जो याद ना रहे उसको एक कॉपी में लिखते जाइए, बिहार दरोगा के लिए एक अलग से कॉपी बना लीजिए, उसमें एक लिखते जाइए। तो चलिए, अगर आप हमारा कोई ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।